हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड सॉल्यूशन में। आज से हम इस चैनल की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पे पहला टॉपिक जो है प्रकाश का परावर्तन, जो कि 10th के साइंस का पहला चैप्टर होगा, जिसमें हम पहले फिजिक्स डिस्कस करेंगे 10th की, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। 3 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं साइंस की, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। जो भी आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं अपकमिंग ईयर में, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ विद दी पीडीएफ के साथ में। यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और क्लियर है, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप पूरी की पूरी यूनिट, पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर बिना लिखे, बिना याद किए आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो कि आपके जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा कोई भी चीज़ को रिवाइज़ करने में। तो आपको ये पीडीएफ अभी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है, तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लें, अदरवाइज़ आपको ये पेड भी मिल सकती हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए, टेलीग्राम को जॉइन कीजिए और जुड़ जाइए हमारी कम्युनिटी में। और ध्यान रखना कि ये जो चैनल है, ये आप ही सबके लिए है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन-सी प्रॉब्लम लग रही है वीडियोज़ में और क्या अच्छा लग रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने का। ओके? तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम जंप करते हैं और सीखते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले हम प्रकाश को जानेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद में ही इस चैप्टर को आगे पढ़ पाएँगे। अगर हम प्रकाश को नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत होगी। तो प्रकाश को आपने कहीं देखा है? क्या आपने मतलब महसूस किया है? ये सभी क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए, जब आप प्रकाश को पढ़ रहे हों। जैसे कोई भी क्वेश्चन, प्रकाश नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको पहले सोचना चाहिए कि क्यों, कहाँ, कैसे? ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाने चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगी। तो प्रकाश को क्या आपने कहीं देखा है, महसूस किया है? हाँ, मैं तो डेली देखता हूँ। प्रकाश देखो मेरे फेस पे पड़ रहा है, ये भी क्या है? प्रकाश है। समझ में आया ना? कि जो सूर्य से जो लाइट आ रही है वो भी क्या है? प्रकाश है। बल्ब जल रहा है वो भी क्या है? प्रकाश है। लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो दिख लिखा है वो भी किसके लाइट की वज़ह से दिख रहा है ना? समझ में आया ना? कभी आप अंधेरे में गए हैं तो आपको दिखा है? नहीं दिखा है क्योंकि लाइट के बिना हम नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर लाइट नहीं होती तो जो हमारी आँखें हैं वो क्या होती हैं? फ्यूज़ बल्ब की तरह होती। हमारे पास आँखें होती लेकिन हमें दिखता कुछ नहीं। तो ये सभी चीज़ें अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा-सा देखते हैं प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है और ये हमें आँखें क्या करती है आँखों को देखने में जो वस्तुएँ हैं, उनको देखने में मदद करती हैं। ये सीधी रेखा में चलती है और इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर घंटा होती है। अगर इसको हम लिखें 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो कोई भी जो मना है आप वो याद कर लीजिए। ये वाला मुझे ज़्यादा आसान रहता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? और यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट को स्किप किया था, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हमें दिखती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी जो विजिबल तरंगें नहीं होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, जो हमारी मोबाइल से ट्रांसमिट होती हैं, वो नहीं दिखती हैं। लेकिन वो भी क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ठीक है? कुछ हमें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इनके कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, आप यहाँ पे समझ ही जाएँगे। तो चलिए देखते हैं, ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमारी आँखें का कोई यूज़ नहीं होता। फोटोसिंथेसिस पौधों को भोजन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊर्जा का स्रोत सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन, स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी का जो है यूज़ हम ले लेते हैं। सूर्य के पास गए और वहाँ से हमें प्रकाश की वज़ह से विटामिन डी मिल गया। संकेत में ट्रैफिक लाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, लाइट हाउस। जैसे मैं बता दूँ कि आपने जियो फाइबर का नाम सुना होगा। वो टेक्नोलॉजी किस पे? फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करती है। ऐसे चिकित्सा बहुत सारी लेज़र सर्जरी हैं, अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट्स जो हैं, वो आ चुके हैं जो कि लाइट बेस्ड हैं और वो ज़्यादा आपको क्या होता है कि ऑपरेशन नहीं करना होता है, वो डायरेक्ट लेज़र से ही काम कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखा पीछे लाइट क्या होता है डिपर जलाने के लिए, तो ये लाइट ही तो है। तो ये लाइट नहीं होती तो फिर दिक्कत होती, पता ही नहीं लगता कौन-सी बाइक अंधेरे में आ रही है ना? तो ये आप समझ सकते हैं। मनोरंजन के लिए आप कैमरा लगा से फ़ोटो खींचते हैं, तो जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो लाइट की वज़ह से हो रहा है। अगर लाइट नहीं होती तो क्या मैं दिख यहाँ पे दिख रहा होता? नहीं रहा होता। तो लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी कैमरा हो, फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो या फिर फ़िल्म बना रहे हो, प्रोजेक्टर हो, तो इन सभी के लिए क्या हो लाइट ज़्यादा ज़रूरी है। तो उपयोग आपको पता चल गए।
बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा यहाँ पे बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा तो इसका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें करेंगे, ये हमारे थ्योरी पार्ट है। आगे जो वीडियो होगा उसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बस आपका यहाँ पे सभी चीज़ें डिस्कस हो जाएँगी। चलिए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। आसान था? इतना आसान डेफिनेशन कहाँ हो सकती है? कहीं भी नहीं हो सकती है। तो चलिए हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? दर्पण। अगर आपको भूल जाए कि ये सर क्या बताए तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। क्या है? दर्पण है। तो आप समझ जाएँगे कि ये दर्पण है और या कोई चिकनी सतह बोल सकते हो। तो इस चिकनी सतह पे कोई किरण पड़ी तो ये क्या होगी? टकरा करके क्या होगी? देखो हल्का सा बेंड है तो इस पे टकराएगी। नीचे तो जा नहीं सकती क्योंकि नीचे इसके पेंटिंग होगी, पॉलिश हो चुकी है, परावर्तक है। ये वाली तल इस पे टकराएगी तो क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो इधर गई है इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जो आई थी वो क्या हो जाएगी? वो हमारी आपतित किरण हो सकती है। ये जो किरण आ रही है या तो कोई लाइट टॉर्च से आ रही होगी या सूर्य की किरण से आ रही होगी या कोई बल्ब से आ रही होगी। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो किरण है आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है, इनके बीच में हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल खींचते हैं जिसका नाम है अभिलंब। तो ये जो नॉर्मल है या अभिलंब है वो सतह के कितने 90 डिग्री पे होता है। अब कहेंगे कि ऐसा नहीं समझ लेना कि ये सर सीधा ही होगा। जैसे कोई इस टाइप की सतह है, वेट अ मिनट। ऐसे टाइप की सतह है तो आप कहें कि इसमें बिल्कुल सीधा ही नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसा नॉर्मल इसमें नहीं खींचेगा। इसमें हल्का सा कैसा होगा? इसमें हल्का सा इस टाइप से होगा। मतलब जितनी ज्यादा सतह है जैसी है उस पे 90 डिग्री का हम एंगल बनाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है? ये बेसिक जो मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, मैं वहां पे ये बताना चाहता था। ठीक है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा कि जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है इसके बीच में जो एंगल बनता है, तो देखो आपतित किरण नहीं, वन गेट बाई वन फ्री होता है। तो जैसे आपतित किरण है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्योंकि ये आपतित किरण है तो इसका नाम आपतन कोण बोल सकते हो। ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। देखो कितना आसान है। तो यहाँ पे अभी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि जो ये रियल लाइफ एग्जांपल में आपने देखा होगा, कभी ना कभी थाली देखा होगा। थाली लेकर के सूर्य की किरणें आ रही हैं उससे लगा करके किसी न किसी अपने भाई बहन चाचा मम्मी पापा किसी के क्या किया होगा? आंखों पे डालने का ट्राई किया होगा। तो वो जब डाला होगा तो उसके लिए क्या करते थे? थाली लेते थे, थाली के पे लाइट आ रही है, लाइट आई और उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको एडजस्ट कर रहे हैं। एक बार में नहीं आँख पे गया तो हम धीरे-धीरे एडजस्ट कर रहे हैं, फिर आँखों पे चला जाता था ना? या फिर घड़ी घड़ी को लेकर के सूर्य में ऐसे करके उधर लगाते थे। तो ये जो सिस्टम है, तो इसको ही क्या बोलते थे हम? इसको ये जो फिनोमिना था जो हम कर रहे थे, इसको ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो हम बचपन से कर रहे थे वो हम यहाँ पे अब थ्योरेटिकली यहाँ पे और प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। बस इतना आसान था। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे ध्यान देना, जब आप एक बार में डाले होंगे तो एक बार में तो गई नहीं होगी लाइट, डायरेक्ट आंख में चली गई हो। तो आपने एडजस्ट किया था ना एंगल, तो वो जो एंगल कर रहे थे एडजस्ट, वो कौन सा एंगल था? यहाँ पे देख सकते हो आपतित किरण वाला था। मतलब आपतन कोण वाला एडजस्ट कर रहे थे एंगल। तो इस एंगल को एडजस्ट किए तो हमारा कौन सा? ये परावर्तित वाली किरण भी एडजस्ट हो गई। तो मतलब इस हम परावर्तित वाली किरण को तो कंट्रोल कैसे करते हैं? आपतन आपतन कोण की वजह से करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो आपतन कोण आई है, जो परावर्तन कोण आर है, तो ये दोनों कैसे होते हैं? ये दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है? अगर जैसे ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 45। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 70। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो हम यहाँ पे दो नियम पढ़ने वाले हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। तो पहला नियम क्या है? जो आपत किरण है, आपतित किरण बोलो या आपत किरण बोलो, तो और ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों कैसे होते हैं? एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही समतल में होते हैं। अब ये समतल का मतलब या तल का मतलब क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी देखा होगा कि ऐसा डायग्राम बना होगा। ठीक है? और इसमें ये हमारी आ रही आपतित किरण, ये परावर्तित हो, वेट अ मिनट, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित हो गई, इस पे ये मैंने क्या कर दिया? अभिलंब खींच दिया। तो ये जो अभिलंब खींचा तो देखो ये वाली और ये वाला जो अभिलंब है, जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है, तो ये तीनों कैसे? एक ही तल में। इसका मतलब क्या है कि देखो जो हमारा 2D प्लेन होता है, ये क्या है? 2D प्लेन है। मतलब ये देखो लाइट यहाँ पे गिरी और ये वहां पे चली गई, ये तीनों एक ही तल में है। लेकिन जैसे अगर ये लाइट होकर के ऐसे मतलब
तीन दिशा में हो जाती है, मतलब ये सिर्फ देखो इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, लेकिन क्या ऊंचाई है या गहराई है, नहीं है ना। तो ये सिर्फ कितने दो ही तल में है, समतल में है, इसीलिए इसको हम एक ही तल में बोलेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो लाइट है ये टकरा करके ऊपर चली गई इसीलिए एक ही तल में है, क्योंकि ये क्या है दर्पण के ऊपर ही है, क्योंकि अभी हम आगे अपवर्तन पढ़ेंगे फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करने का ट्राई किया है। हो सकता है आपको ना हो, लेकिन जब आप अपवर्तन पढ़ रहे होंगे प्रकाश का तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन नहीं लेनी। चलिए हम आगे देखते हैं कि दूसरा नियम क्या कहता है। जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे सूत्र भी मैंने लिख दिया है जिसमें आई क्या है आपतन कोण है और आर क्या है परावर्तन कोण। यहाँ पे मैंने जो नोट्स दिए हैं आप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे गोलाकार जो दर्पण है उसको देखने वाले हैं। तो गोलाकार दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम क्या करते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम एक बना ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एक गोला है, तो इस गोले का क्या करेंगे हम, एक गोला है, ये कैसा गोला होगा, खोखला गोला होगा और कांच का गोला होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, इसकी त्रिज्या भी होगी, जैसे ये सी है, ठीक है। तो ये त्रिज्या होगी। और अगर मैंने इस गोले का मैंने एक चलो मैंने भाग काट लिया, चाहे मैं इधर से काट लूं, चाहे मैं इधर से काट लूं, चाहे इधर से काट लूं, किधर से भी आप काट लीजिए, ठीक है। तो मैंने एक गोला बनाया, मैंने इधर से भाग काट लिया, तो ये जो भाग काटा तो ऐसा ही कुछ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। और इस ये जो भाग दिखा, तो इस भाग के या तो मैं अंदर की तरफ कर सकता हूँ रंगाई, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ बाहर की तरफ, दो ही पार्ट है। तो इसका मतलब है जो हमारा खोखला गोला होता है वो कितने टाइप से उसके दर्पण बना सकते हैं, हम दो टाइप के दर्पण बना सकते हैं। अगर मैंने अंदर की तरफ रंगाई की तो ये जो दर्पण होगा इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, क्योंकि बाहरी पृष्ठ कैसा हो गया, परावर्तक। लेकिन अगर मैंने इसको काटा और अगर बाहर की तरफ रंगाई कर दी तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। आसान था, बस इतना ही आसान, इससे आसान डेफिनेशन हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। एक ये गोला बनाया, इस गोले की त्रिज्या क्या है, ये सी है। मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और मैंने इसके बाहरी तरफ क्या कर दिया, रंगाई कर दिया। तो मतलब ये वाला दर्पण क्या हो गया, ये दर्पण हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो ये जो मैंने लाइन, ये त्रिज्या जो है जो इसको कट कट कर रही है, मतलब ये जो अवतल दर्पण है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बराबर बराबर हिस्सों में, मतलब जितना ये ऊपर है उतना ही क्या होगा, नीचे होगा। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे पी, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो ये कट हुआ है, ये वाला जो लाइन है ये क्या कर रही है, इस वाले हिस्से को और ये वाला जो हिस्सा है दोनों को क्या कर रही है, बराबर बराबर काट रही है। इसको क्या बोलेंगे, पी। तो ये क्या पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा, ध्रुव होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। जो पी और सी के बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और जो सी पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। और सी और पी जो पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना, इसके बीच में एक और पॉइंट होता है जिसका नाम होता है मुख्य फोकस। क्या होता है, प्रमुख फोकस बोल सकते हो या मुख्य फोकस बोल सकते हो। तो ये मुख्य फोकस कैसे होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, मेरे पास अवतल दर्पण, मैंने बाहर की तरफ रंगाई कर दी। ये क्या है, पी पॉइंट है जिसको ध्रुव बोलेंगे। यहाँ पे ये क्या है, सी है। कह रहा है अगर जो ये मुख्य अक्ष है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो सीधी लाइन है इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के अगर कोई सीधी लाइन आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर ये लाइन है, ठीक है। और ये जो समांतर लाइन इससे टकराएगी कोई दर्पण से तो क्या होगी, परावर्तित होगी, जैसे आपको पता ही है। तो ये जो परावर्तित होगी तो ये कहीं ना कहीं से तो परावर्तित होगी, तो जहां से परावर्तित हो रही है और जो ये मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पे काट रही है, तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। आसान था, ठीक है। और जैसे ये तो अवतल दर्पण हो गया, अब कहोगे सर उत्तल दर्पण होता है तो हम कैसे पता करते हैं, तो उत्तल दर्पण बना लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, पी मान लिए, थोड़ा और नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है, पी है। ये पॉइंट क्या है, एफ है। ये पॉइंट क्या है, सी है। क्योंकि ये इस टाइप की देखो कर्व है तो इधर सी हो गया, इधर एफ हो गया, ये क्लियर हो गया। लेकिन परावर्तक किधर है, परावर्तक साइड इधर है, तो लाइट इधर से आएगी, ठीक है। तो ये किधर जाएगी, एफ पे जानी चाहिए थी, जैसे मैंने बताया था। लेकिन ये एफ पे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये इधर जा नहीं सकती है, तो ये इधर को टक चली जाएगी। समझ में आई, इधर से आएगी, इधर चली गई। लेकिन क्या होगी, प्रतीत हो रही होगी, हम मान सकते हैं कि ये प्रतीत जाती हुई किधर प्रतीत हो रही है, एफ पे। तो या तो जाती हुई प्रतीत हो या सच में जा रही हो। तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं, वेट अ मिनट, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो गोलाकार दर्पण जो होता है वो ध्रुव दर्पण की सतह का मध्य बिंदु होता है। प्रमुख फोकस क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। वक्रता केंद्र क्या होती है, वह बिंदु जो उस गोले का केंद्र हो, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है,
वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, देखो यहाँ पे जो ये सी है और जो पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। प्रमुख फोकस क्या है? प्रमुख फोकस वह बिंदु जहां प्रमुख अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं परावर्तित होने के बाद क्या होती हैं, या तो जैसे मिलती हुई प्रतीत हो, किसमें? अवतल दर्पण में होती हैं, और या आती हुई प्रतीत हो, वो किसमें होती है? उत्तल दर्पण में होती हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस जो यहाँ पे ध्यान देना, जो ये मुख्य फोकस था और इनके बीच की जो डिस्टेंस है पी से, वो उसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलते हैं। जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपको पता है, उसको फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की, मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। जो अवतल दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसकी हो? अंदर की तरफ। मतलब ये मैंने बनाया खोखला गोला, अगर मैंने बाहर की तरफ रंगाई कर दी तो अंदर की तरफ कैसा हो गया? परावर्तक। अगर मैंने ये फिर से बनाया और अगर इसके अंदर तरफ रंगाई कर दूंगा तो बाहरी तरफ क्या हो जाएगी? परावर्तक हो जाएगी। अगर बाहरी सतह परावर्तक है तो उत्तल दर्पण, अगर अंदर की सतह परावर्तक है तो अवतल दर्पण। ठीक है? आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो मैं यहाँ पे चीजें कह रहा था। तो बस इतना ही था और क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि जो फोकस दूरी होती है एफ इज टू क्या होता है? 2r। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है? मेरे पास अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट P है। यहाँ पे क्या होता है? ये वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के इसके बीच में जो होता है पॉइंट, वो क्या होता है? F। मतलब C और P का मध्य पॉइंट F होता है। तो अगर ये कितना है? ये मान लो डिस्टेंस है L, तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी L। तो मतलब ये L है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2L। यही कह रहा है कि जो C से P की जो त्रिज्या होती है उसको मान लिया R, तो इसकी इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? इसकी हो गई F। तो F की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2R के। मतलब F की वैल्यू क्या होगी? 2R के बराबर हो जाएगी। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला गलत लिख दिया है। F की वैल्यू 2R के बराबर नहीं, किसके बराबर हो जाएगी? F की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन 2 के बराबर। मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। ठीक है? क्योंकि f की वैल्यू r की मतलब आधी हो जाएगी। ठीक है? और यहाँ पे ध्यान देना, अवतल दर्पण हमारा कुछ इस टाइप का बनता है और उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। ये आपको यहाँ पे क्लियर रखना है। और मेरे पास यहाँ पे क्या है कि कुछ यहाँ पे दर्पण पर जो प्रकाश का आपतन होता है, मतलब किरणें गिरती हैं, तो किरणें गिरने के बाद टकरा कर जाती कैसे हैं, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 तरीके हैं, उस हिसाब से हमारी यहाँ पे किरणें जा सकती हैं। मैंने फिर से कहा, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो फुल है। एक ही दिन में ना ट्राई कीजिए कि सभी टॉपिक पढ़ लें। आप एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक एक एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक दिन में फिर बहुत सारा कचरा जैसा लगने लगेगा ना। तो आप क्या करें, धीरे धीरे पढ़िए, 4 या 5 दिन के अंदर आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद रिवाइज आप चाहे चाहे जितने 1 घंटे में करें या स्पीड बढ़ा के करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है? अवतल दर्पण है, क्योंकि बाहरी तरफ रंगाई की, अंदर वाला सतह क्या किया? परावर्तक किया। समझ में आ गया? इसमें ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे ध्यान ध्यान देना, ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है? ध्रुव है। ये वाला पॉइंट क्या है? फोकस है। ये वाला पॉइंट क्या है? सी वक्रता केंद्र है। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई समांतर लाइन जा रही है तो वो कहां से होकर के जाएगी? आपको बताया था अभी, एफ से होकर के जाएगी। कहां से जाएगी? एफ से होकर जाएगी। ये पहला केस है। ठीक है? ध्यान देना। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई किरण यहाँ पे अगर F से होकर के जा रही है और दर्पण पे टकराएगी तो कैसे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जस्ट पहले वाले का, इस वाले का जस्ट इसका अपोजिट। आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा। अगर कोई किरण F से जा रही है तो वो टकराने के बाद सीधी हो जाएगी। आसान था? ठीक है। चलिए हम थर्ड देखते हैं। अगर कोई किरण C से जा रही है तो C से अगर जाकर जाने के बाद में अगर वो टकराई तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? जस्ट जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। देख सकते हो, जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। ये तीसरा केस। एंड चौथा केस क्या है, अगर कोई रेखा अगर बिंदु P पे गई तो जिस एंगल से गई है वो उसी एंगल से इधर को चली आएगी। ठीक है? तो ये चारों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, और इन चारों में से हम मिनिमम 2 ही यूज किया करेंगे। तो चाहे मैं 1-2 ये यूज कर लूं, चाहे 1-2 ये यूज कर लूं, चाहे 1-2 यूज कर लूं, ये यूज कर लूं, और उनसे क्या कर सकते हैं? हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कुछ डेफिनेशन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे ये चारों लाइनें हैं जो हमारी दर्पण पे गिरेंगी तो जाएंगी कहाँ पे। अगर आपको ये क्लियर हो गया, उसके बाद जो चीजें हैं वो आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। इसीलिए मैंने ये सभी चीजें, मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे आपको बनवा दी हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिबिंब, उसको देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। कहीं न कहीं आपने ये प्रतिबिंब नाम सुना होगा, जिसको हम इमेज बोलते हैं, या आप बोल सकते हो कि जो हमारी
तस्वीर देखते हैं ना शीशे में, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे आपने कभी स्कूल जाते हुए शीशा देखा होगा, तो उसमें अपना अपना चेहरा देखा है ना, तो वही क्या है, वही हमारा एक प्रतिबिंब होता है। कभी-कभी हम तालाब के किनारे गए तो हमारा चेहरा दिखने लगता है ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। कभी बाल्टी के किनारे गए या कभी चिकनी थाली होती है, प्लेट होती है, ग्लास होती है, उसमें हमें चेहरा दिखने लगता है। या फिर कहीं कोई शॉपिंग मॉल में गए तो वहाँ पे एक शीशा बड़ा-सा लगा हुआ है, वहाँ पे अपना चेहरा देखते हैं। या फिर कह सकते हो जो बार्बर होता है, उस शॉप पे गए, वहाँ पे भी जो शीशा लगा होता है, उसमें जो चेहरा देख रहे होते हैं, वो भी क्या है? प्रतिबिंब है। तो यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो हमें चीजें चाहिए दो। एक तो चाहिए वस्तु। कौन सी चीज चाहिए? वस्तु। एंड दूसरी जो चीज चाहिए उसका नाम है मिरर। कौन सी चीज है? वो है हमारी मिरर। एक तो हमारे हमें चाहिए वस्तु और दूसरी चाहिए हमें मिरर। हमारे अगर दोनों चीजें हैं तो हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंब बना सकते हैं। सुबह आपको चेहरा देखना था, बाल बनाने थे, तो आपको क्या जरूरत थी? आपको शीशा जरूरत थी और आप खुद जरूरत थे, क्योंकि आप जब तक उसके सामने नहीं खड़े होते तब तक क्या तस्वीर बनती, इमेज बनती? नहीं बनती। तो यही हमारा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण या लेंस से टकरा करके मुड़ती हैं, जब प्रकाश किरणें कोई लेंस है या दर्पण से टकरा करके मुड़ती हैं और हमारी आंखों को वस्तु का आभास कराती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब हम बोलेंगे। हमारी आंखों में वही लाइट आ जाती है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। तो बस इतना ही आसान था। तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। देखो हम यहाँ पे वास्तविक और आभासी को समझेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आगे की चीज़ों में। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरणें सच में किसी बिंदु पे मिल रही होंगी, मतलब जैसे मान लिया 2 लाइन मैंने ये खींची, ठीक है? ये देखो सच में कट कर रही है ना, तो इनको बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? वास्तविक इमेज। क्या बोलेंगे? वास्तविक इमेज बोलेंगे। अगर कहीं 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 पे अगर जब किरणें असल में मिलती नहीं होंगी, हम उनको पीछे बढ़ाएंगे और वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, एज्यूम करेंगे कि मिल रही होंगी, मतलब मान लिया जाता है, तो वहां पे क्या होगा? हमने सिर्फ माना है, तो इसीलिए तो वर्चुअल है। हो नहीं रहा है, सिर्फ आपने मान लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने दो चीजें यहाँ लिखी हुई भी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो, वेट अ मिनट। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ये वस्तु ले ली। क्या ले लिया? एक देख सकते हो ये वस्तु है और ये वस्तु से हमारी 2 किरणें, मैंने बताए थे 4 टाइप से आप किरणें डाल सकते हैं। देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया था आपको 4 टाइप से डाल सकते हो। एक तो सीधी डालोगे तो वो एफ से होकर के जाएगी। अगर कोई एफ से डाला तो वो सीधी हो जाएगी। अगर सी से डाला तो जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। अगर कोई पी से डाला तो जिस एंगल से गई उसी एंगल से चली जाएगी। ये 4 में से हम क्या कर सकते हैं? मिनिमम हमें कितनी रे चाहिए? 2 रेज़। अगर हमारे पास 2 रेज़ है तो हम क्या कर सकते हैं? वर्चुअल या फिर रियल इमेज हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देख सकते हो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट C है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक वस्तु ले ली। अब ये वस्तु ली तो देखो वस्तु यहाँ से क्या होगी? किरण निकलेगी तो यहाँ से टकराई, मतलब समांतर है, तो यह कहाँ से होकर के जाएगी? F से। जैसे देखो जब आप सो करके उठते हैं, सिंपल आप क्या करते हैं? जैसे कोई फ्रेश होने के लिए चला जाता है, कोई टूथब्रश करने के लिए चला जाता है, सबकी अपनी अपनी आदत होती है ना। तो वो आदत ही बना लो कि आपको एक लाइन तो आपको पहले खींच देनी है कि आपके सीधी गई, वो किससे होकर के जाएगी? F से। अगर आप कोई इमेज बना रहे हो तो आपको ये पहले से ही लिख देना है, इतना आसान है। ठीक है? अब यहाँ ध्यान से देखना, और दूसरी इमेज क्या करेंगे हम? ले लेंगे पॉइंट P से। अगर हमने यहाँ पे P पे डाला तो जिस एंगल से आई थी उस एंगल से चली गई। समझ में आ गया? तो दोनों चीजें पता चली। अब देख सकते हो ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन देखो, इन यहाँ पे क्या हो रही थी? कम डिस्टेंस थी, यहाँ पे और ज्यादा हो गई, यहाँ पे और ज्यादा हो गई। जितना आगे बढ़ती जाएंगी उतना ही डाइवर्स होती जाएंगी, समझ में? डाइवर्स होती जाएंगी ना। तो इसीलिए ये कभी कटेंगी ही नहीं, और जब तक कटेंगी नहीं तब तक क्या इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको हमने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाया, मैंने बताया पीछे को बढ़ाया। जब हम पीछे को बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यही हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अगर हम यहीं पे रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज क्या होता है? देखो यहाँ पे रियल इमेज में होता है हमारा कि हमने यहाँ पे एक वस्तु ली। ये अगर कहीं पे एरो दिखे तो एरो नहीं है, इसका नाम क्या है? वस्तु है। ठीक है? क्लियर है? तो ये वस्तु से देखो पहली किरण जैसे मैंने बताया सीधी जाएगी तो एफ से होकर के जाएगी, आसान था। दूसरी मैंने क्या डाला? अगर कोई एफ से होकर के जा रही है तो सीधी हो जाएगी। तो देखो ये कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे मिल रही है, हाँ मिल रही है, सच में मिल रही है, ना कि मैंने एज्यूम किया है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रियल इमेज। समझ में आ गया? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया है तो आप रेडी हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। मैं यहाँ पे एक और प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा, जिससे क्या हो कि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, या जो मैंने दिया है वो याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखना, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि जब, वेट अ मिनट, मैं इसका थोड़ा सा पॉइंटर कम कर लेता हूँ। जब
कोई वस्तु है, हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं, तो उससे क्या होती है, बहुत सारी किरणें निकलती हैं वस्तु से। तो वस्तु से जब किरणें निकली तो दर्पण के पास जाएँगी, तो दर्पण के पास गई तो वहाँ पे टकराएँगी। टकराने के बाद कहीं न कहीं तो किस पॉइंट पे मिलेंगी ना, तो वो जो मिल रही हैं या प्रतीत हो रही हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर यही आभासी होगा तो वहाँ पे प्रतीत होती हुई, क्योंकि सच में नहीं कट कर रही होंगी, हम ऊपर को बढ़ाएँगे तब जाके मिलेंगी। समझ में आया? अब हमारे पास क्या है कि हम गोलाकार जो दर्पण होते हैं, हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनको हम सीखने वाले हैं कि उनसे प्रतिबिंब हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें दर्पण पता होने चाहिए कितने होते हैं, 2 टाइप के। एक तो अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण जो होता है उससे हम 6 टाइप की कितने 6 टाइप की हम इमेजेस बना सकते हैं। तो जो इमेजेस हम बनाएँगे तो उनकी अलग-अलग स्थिति होंगी। जैसे मैंने पी के बीच में रख दिया, एफ के बीच में रख दिया, सी के बीच में या इनफाइनाइट में रख दिया। तो वही जो स्थिति है वो हमें यहाँ पे सीखनी है। ये याद नहीं करना है, आपको बार-बार प्रैक्टिस करना है, देन आप ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम एक स्थिति देखो यहाँ पे एक पहली स्थिति है, वेट अ मिनट, पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं सभी हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो पहली है, अगर वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। देख सकते हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा-सा और ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण आपको ऐसा भी दिख सकता है या फिर ऐसे भी दिख सकता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके बाहरी तरफ रंगाई है, तो इसको हम जान जाएँगे ये अवतल दर्पण है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वस्तु है। ये वस्तु कहाँ है? ये वस्तु है हमारी, ध्यान देना, अगर कोई वस्तु यहाँ पे इनफाइनाइट पे है तो इससे किरणें निकलेंगी तो वो समांतर होंगी, और वो कहाँ पे हो, कहाँ सीधे टकराएंगी तो कहाँ से होके जाएंगी, एफ से होके जाएंगी। ये तो आपको पता ही था। ठीक है, समझ में आ गया। एंड दूसरी किरण मान लो कि है, यहाँ से अगर कोई निकलती है तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, टकराएगी तो किस पे टकराएगी, एफ पे ही टकराएगी। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो है जितनी भी इनफाइनाइट से किरणें निकलती हैं तो वो कहाँ पे होंगी, वो प्रतिबिंब एफ पे मिलेंगी। साथ में वो कैसी होंगी, छोटी, बहुत ही छोटी, बहुत ही छोटी, और वास्तविक होंगी, और कैसी होंगी, उल्टा होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बहुत ही छोटा होगा। और कहाँ पे होगा, बिंदु एफ पे होगा। ठीक है, इतना छोटा होगा कि आप उसको निग्लेक्ट ही कर सकते हैं, बहुत ही छोटा, माइनर सा। ठीक है, तो चलिए, अब हम यहाँ पे, इसीलिए हम इनफाइनाइट केस को छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, सेकंड पॉइंट जिसका नाम है सी। अगर सी से परे हो, मतलब सी से दूर हो, देखो यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट है। अगर कोई ये वस्तु है, वो वस्तु कहाँ है, ध्यान देना, ये वस्तु है, वस्तु है, इनफाइनाइट पे नहीं है, सी से तो दूर है। देखो सी से तो दूर है, लेकिन क्या इनफाइनाइट पे है, नहीं है। बस हमें यही चेक करना था। तो ये इनफाइनाइट पे तो नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वस्तु है। ठीक है? अब इस वस्तु से हम कितनी किरणें डाल सकते हैं? 2। मिनिमम हमें ज 2 डालो, 4 डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम हमें कितनी रिक्वायर्ड है प्रतिबिंब बनाने के लिए, 2। तो हम 2 डालेंगे। तो पहली तो आपको पता है सीधी डालेंगे तो वो कहाँ से जाएगी? एफ से होकर जाएगी। समझ में आया? ठीक है। दूसरी कौन-सी डालेंगे हम? सी से डाल रहे हैं। देखो सी से अगर मैंने डाला तो सी से जैसे ही आई थी और वैसे ही क्या हो गई? वापस चली जाएगी। ठीक है? ये तो आपको पता था। ठीक है। तो मैंने डाला तो ये किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं? ए पॉइंट पे, ए डैश पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा? दर्पण का हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसकी अच्छा मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब हेडिंग डाल सकते हो। यहाँ पे एक ऐसा होगा, छोटा होगा, साथ में उल्टा होगा, और कैसा होगा, सच में कट कट रही है तो कैसा हो जाएगा, रियल या वास्तविक इमेज। और साथ में ये कहाँ पे होंगे, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो ये आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, जो कि मैंने ऊपर लिखा है वही लिखा है। ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। चलो थर्ड देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे होगी, सी पे होगी। कहाँ पे होगी, सी पे। तो चलिए देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे है, सी पॉइंट पे है, मतलब वक्रता केंद्र पे है, तब कहाँ कैसे बनेगी। फिर से पहला हम जानते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, पहली लाइन या रे, दूसरी रे कहाँ से डालने, एफ से डालने, तो एफ से डाले, जैसे ही डाले वैसे ही क्या हो जाएगी, जस्ट पहले वाली का अपोजिट। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कहाँ पे, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हम इसकी यहाँ पे ये क्या करेंगे, इमेज बना देंगे। तो ये मैंने ऊपर से मिला दी इमेज, तो ये क्या बन गया, ये हमारा इमेज बन गया। ये क्या हो गई, हमारी वस्तु हो गई। तो ये क्या है, वस्तु और जो इमेज है दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। कैसी हैं, बराबर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। साथ में उल्टा है, साथ में कैसी है, वास्तविक है, और कहाँ पे बनी है, केंद्र पे बनी है। कहाँ पे बनी है, केंद्र पे बनी है। तो ये आपको चारों प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, प्रतिबिंब सी पे बन रहा है, समान आकार का है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम चौथा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है। कहाँ पे है वस्तु, जब वस्तु सी और एफ के बीच में है, ध्यान देना, ये है सी, ये है एफ। अब इसके कहीं पे भी हम अगर वस्तु बना दें तो वो क्या होगा, सी और एफ के बीच में ही होगा। तो हमने यहाँ पे एक वस्तु ले ली, तो इससे क्या होगा, एक किरण निकली, तो ये कहाँ से टकराएगी, एफ से हो, दर्पण से टकराएगी, फिर कहाँ से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से क्या करेंगे कि
वेट अ मिनट, यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाली जो किरण है ये क्या होगी, सी से होकर जाएगी, ठीक है। आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि ये सी से जा रही होगी, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये वाली किरण यहाँ पे जा रही होगी, यहाँ से टकराई होगी, ये फिर से वापस आई होगी और ये सी से होकर के जा रही होगी, ठीक है। ये क्योंकि दर्पण से जिस सीधी जाती है और टकराने के बाद वैसे ही वापस सी से होकर के चली जाती है, ये आपको लाइन पता थी। अगर आपको ये भी नहीं पता तो लेकिन आपको ये पता होगा कि यहाँ पे दर्पण है, इधर दर्पण है ना, इधर कुछ नहीं है, लेकिन लाइट चारों तरफ जाती है ना कोई वस्तु से, तो ये क्या होगा, ये इधर से होकर के जाएगी, तो ये किस पॉइंट पे कट कर रही होंगी, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही होंगी। तो ये जब कट करेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ से बनेगा, सी के दाई बाई तरफ, कैसे, सी के बाई तरफ, या फिर बोल सकते हो सी से दूर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे वो प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सभी चीजें दे दी हैं, आपको समझ समझ में भी आ रही होंगी। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई वस्तु एफ पे है, तो अगर वस्तु एफ पे है तो हम देखते हैं उसका कैसा बनेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अब वस्तु कहाँ पे आ चुकी है, एफ पे आ चुकी है। तो अब एफ पे आई तो हम फिर से क्या करेंगे, पहली लाइन डालेंगे, यहाँ पे मैंने पहली लाइन डाली, ये क्या हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। एंड दूसरी लाइन हम अगर डालें तो दूसरी लाइन कैसे डालेंगे, यहाँ से सी पे डायरेक्ट डाल सकते हैं, या हम सोचेंगे कि यहाँ से जा रहे हैं, टकराने के बाद सी से होके जा रही है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कि ये जो वाली यहाँ पे डिस्टेंस है ये थोड़ी ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो रही है, घटती जा रही है। ये कोई एक ऐसा पॉइंट बहुत देर बाद या बहुत दूर पे आएगा जहां पे ये मिल रही होंगी, तो वही क्या होगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वो कहाँ पे हो सकता है हमें पता नहीं है, तो इसीलिए एट इन्फिनिटी लेवल पे कहीं पे भी बन सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, देखो ये कैसा होगा, उल्टा होगा, इमेज कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक क्योंकि ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि कन्वर्ज हो रही है कहीं ना कहीं पे तो मिलेंगी, और साथ में बहुत बड़ा कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, और कहाँ पे, एट इन्फिनिटी लेवल पे, अनंत पे बन रही होंगी। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। वस्तु कहाँ पे बन रही होगी, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, एंड साथ में अत्यधिक बड़ा है, एंड उसके साथ में क्या है, ये वास्तविक है और उल्टा है। एंड साथ में अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, छठवीं जो है वो है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि जब हमारा वस्तु कहाँ है, एफ और पी के बीच में है, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे है हमारी वस्तु, तो इससे हमने क्या बताया था, अब हम ये सीधी वाली डालेंगे तो डाल सकते हैं, लेकिन डालना हो तो डालो या फिर ना डालो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पी से डाल रहा हूँ, ठीक है। पी से डाला तो जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी, जैसा कि आपको पता है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा हम डाल रहे हैं कि ये इससे दर्पण से टकराई और सी से होकर के चली गई, तो ये देखो क्या कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको एज्यूम कर रहे हैं कि ये मान लो पीछे बढ़ाया, देखो मैंने पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाया तो किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिली, तो यही क्या हो गया, हमारे दर्पण का प्रतिबिंब हो गया। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना और आभासी बना, कैसा बना, और सीधा बना, और साथ में कैसे बना, ध्रुव के दाईं तरफ, किधर, ध्रुव के दाईं तरफ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे चारों चीजें हो गई हैं। तो ये हमारे इतने इमेज थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बोल सकते हो या फिर दाईं तरफ बोल सकते हो, वो अपनी भाषा है, जैसा मन आए वैसा लिख देना। तो मैंने नोट्स दे दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आप बार बार इसको रिवाइज कर पाएंगे और कोई भी टेंशन नहीं लेनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जो उत्तल दर्पण है उनकी भी दो स्थिति है, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। तो चलिए कि उत्तल दर्पण की जो दो मुख्य स्थितियां हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो वस्तु हमारी अनंत पे है तब कैसा इमेज बनेगा, और जब वस्तु किसी सीमित दूरी पे है तब कैसा बनेगा। इसमें सिर्फ दो ही इमेज बनती हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये इन्फिनिटी लेवल पे है, तो क्या होगा, ये इधर से जाएगी, टकराएगी, तो ये कैसे हो जाएगी, सीधी चली जाएगी। मान लिया कि एक और यहाँ पे ये थोड़ी ज्यादा बड़ी वस्तु है, तो यहाँ से टकराएगी, तो ये क्या हो जाएगी, इधर को चली जाएगी। तो ये क्या होगा कि ये एफ पे तो टकराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है समांतर होती है, तो वो टकराने के बाद कहाँ पे, एफ पे जाती है, लेकिन जा नहीं पाएंगी, तो हम क्या करेंगे, प्रतीत करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे मिल रही होंगी, बिंदु एफ पे मिल रही होंगी, तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब एफ पर मिलेगा, बहुत छोटा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब इनफाइनाइट पे होती थी तो हमारा अवतल दर्पण में कैसी इमेज बन रही थी, उल्टी बन रही थी, छोटी बन रही थी और वास्तविक बन रही थी, लेकिन यहाँ पे आभासी बन रही है, ठीक है। अगर कोई वस्तु किसी भी सीमित दूरी पे है, कैसे, कोई लिमिटेड है, मतलब इनफाइनाइट पे नहीं है, तब मान लिया यहाँ पे है वस्तु, वेट मिनट, यहाँ पे अगर कोई वस्तु है तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ से टकराई, यहाँ पे, तो ये ऐसे होकर जाएगी, तो ये किस बिंदु से, एफ से होकर के जाएगी, ठीक है। मान लिया खींच दिया, पीछे को प्रतीत हो रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई यहाँ पे है तो ये टकराने के बाद जैसे जैसे टकराई थी वैसे वापस चली गई, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये इस पॉइंट पे काट रही होंगी, हाँ काट रही होंगी। तो देख सकते हो ये हमारी इमेज बन चुकी है। तो ये कैसी बनी, वस्तु से छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, वस्तु से छोटी बनेगी और सीधी बनेगी, और कैसी बनेगी, और यहाँ पे आभासी बनेगी। एंड साथ में ये क्या होगा, एफ और ये पॉइंट पी है, एफ और पी के बीच में,
एफ और पी के बीच में, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे ध्यान दें और मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ क्या किए हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट उपयोग हैं, यूजेस क्या होते हैं अवतल और उत्तल के, वो भी लिख दिए हैं। जैसे सेविंग है, मेकअप मिरर होता है, वो जो है चेहरे को बड़ा और स्पष्ट दिखाता है, इसीलिए क्या होता है मेकअप के लिए बड़ा इस हमारा क्या लगता है इमेज बनाने के लिए कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण यूज होता है। दांत चिकित्सक जो होते हैं वो मैग्नीफायर का यूज करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है दांत चिकित्सक भी ये लेता है। वाहन की हेडलाइट्स होती हैं, वो भी क्या करती है प्रकाश को एक तरफ एक जगह पे फोकस करने के लिए क्या होता है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। हेडलाइट के अंदर देखा है जो दर्पण लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं। सोलर कुकर है वो भी अवतल दर्पण पे काम करता है। वैज्ञानिक उपकरण जैसे हैं प्रकाश को फोकस करने के लिए भी क्या करते हैं अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। जैसे वाहन के साइड या बैक व्यू मिरर आपने देखा होगा, आगे शीशा लगा होता है पीछे को देखने के लिए बैक व्यू, तो वो भी क्या करता है अधिक क्षेत्र लेता है। छोटा शीशा होता है लेकिन पूरा एरिया कवर करता है, तो ऐसा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण बोलेंगे। वहां पे कौन सा दर्पण लगा हुआ है उत्तल दर्पण। सड़क के मोड़ों या चौराहों पर लगा होता है कि चारों साइड को आप देख पाए, तो वो कौन सा मिरर होता है वहां पे भी कैसा होता है उत्तल दर्पण होता है। सुरक्षा और निगरानी के लिए, पार्किंग के लिए, दुकानों में, ये सभी कौन से मिरर होते हैं वो भी हमारे होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सीन लिखा है, सीन का मतलब जैसे आप डाल सकते, जैसे आप नोट करके डालते हैं ना वैसे मैंने सीन लिखा है कि अवतल दर्पण क्या होता है बड़ा होता है और स्पष्ट होता है। अगर आपको चित्र चाहिए तो आप इसका यूज करेंगे। अगर आपको अधिक क्षेत्र को देखना है कम जगह में तो उसके लिए क्या करेंगे उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज दी है, ये आपको ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो दर्पण का सूत्र है ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इमेज बना देता हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या है अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या है पी पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या है एफ है, ये पॉइंट क्या है सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ, ठीक है। पी से एफ की दूरी क्या है हमारी, ये होती है एफ। मान लिया कोई वस्तु हमारी यहाँ पे है, कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये जो वस्तु है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी पी तक, इसकी डिस्टेंस पी तक कितनी हो जाएगी यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी यू। और मान लिया इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है यहाँ पे मान लो, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये हो जाएगी वी। समझ में आया कि इमेज की दूरी ध्रुव से और इमेज तक की दूरी क्या हो जाएगी वी, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या बोलेंगे यू, और ध्रुव से फोकस दूरी की दूरी को क्या बोलेंगे फोकस सॉरी एफ बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये दर्पण का फार्मूला होता है। ये फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये क्या है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा सा बर्डन लें, आप जल्दी से इसको प्रिपेयर करें, इसीलिए मैंने इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं करवाया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे साइन, हाँ यहाँ पे एफ क्या है फोकस दूरी है, वी क्या है प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब की दूरी है, और यू क्या है वस्तु की दूरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूंगा थोड़ा सा साइन कन्वेंशन के बारे में भी बताना चाहूंगा कि ये क्या है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, सभी दूरी प्रमुख अक्ष पर मापी जाती है। जो भी हमारी दूरी होती है वो मुख्य अक्ष पे मापी जाती है। किस पे, प्रमुख अक्ष या मुख्य अक्ष। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, हाँ वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास क्या है दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के रिस्पेक्ट में ही हम हर चीज नापते हैं। जैसे अगर दर्पण के ऊपर है तो हम कैसा साइन लेंगे प्लस साइन लेंगे, ठीक है। अगर दर्पण के कोई नीचे है तो वो कैसा साइन होगा माइनस। लेकिन ये प्लस और माइनस किधर काम करते हैं, दर्पण के सिर्फ इस टाइप इस साइड। लेकिन दर्पण के अगर इस साइड है कोई चीज तो वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा कैसी होगी आपतित जो प्रकाश है वो कैसा होगा धनात्मक होगा, ठीक है। दाई तरफ सभी चीजें धनात्मक होंगी, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपतित किरण कैसी होगी, यहाँ पे ध्यान देना कि जो कोई भी किरण है ऊपर को आ रही है या वस्तु है ऊपर तो उसका ऐसा साइन लेंगे प्लस लेंगे, और नीचे अगर होता तो माइनस लेते। चलो मैं एग्जांपल एक आपको करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है एक हमारा क्या है दर्पण है, यहाँ पे अगर कोई वस्तु ऊपर है जिसकी 5 सेंटीमीटर है, नीचे है उसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे +5 लिखेंगे, क्या क्यों लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर है। अगर यही इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे -10 लिखेंगे। समझ में आ गया। अगर कभी यहाँ पे डिस्टेंस होती तो यहाँ पे अगर कोई चीज होती तो उसको कितना लिखते हैं -10 नहीं लिखते, +10 लिखते हैं। अगर कोई नीचे होती चीज तो अभी कितना लिखते हैं +5 या जो भी वैल्यू होती। समझ में आ गया होगा। अगर इधर है तो प्लस की लिखेंगे, ऊपर है तो प्लस की लिखेंगे, लेकिन जो नीचे है तो उनको क्या बोलेंगे माइनस की चीजें बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे सभी चीजें काम कर रही हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे रेखीय आवर्धन जो है फार्मूला उसको भी पढ़ना चाहेंगे। तो देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। इसको रेखीय आवर्धन बोलो या फिर आवर्धन बोलो, जिसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मतलब ये इमेज से कितना बड़ा बना,
या छोटा बना, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो m इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई और जो वस्तु की ऊंचाई है उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे v अपॉन u लिखते हैं। क्या लिखते हैं, v अपॉन u। v क्या है, वस्तु की दूरी, और u क्या है, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो आपकी वस्तु थी 5 सेंटीमीटर, कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, और आपकी इमेज बनी है 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 3/5 करेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अपन क्या हो जाएगा, ये हमारी वस्तु की दूरी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, मतलब एक से छोटा है। कितना, एक से छोटा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा बना। लेकिन अगर यही 5 सेंटीमीटर थी और वस्तु बन गई 6 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर था और इमेज कैसी बन गई, 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या कह देंगे, वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, तो रेखीय आवर्धन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, मैग्नीफाइड किया है। ठीक है, अगर धनात्मक वैल्यू आई है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अगर ऋणात्मक वैल्यू आई है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है, ये आप अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं जब आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, टेलीग्राम को चैनल जरूर यूज कर, क्या करें, आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्या हो कि आप वहां पे कनेक्ट हो जाएं, और अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में तो आप जरूर पूछें। जिससे क्या होगा कि मैं वहां पे आपके डाउट्स भी क्लियर कर पाऊंगा, कोई भी रिलेटेड हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अगर कोई भी सब्जेक्ट है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, वेल यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन है, जिसको हमें यहाँ पे सीखना है कि अपवर्तन क्या होता है प्रकाश में। तो प्रकाश में मैंने कुछ अच्छी अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं, वो हम देख लेते हैं। प्रकाश क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो अपनी दिशा बदल लेती है, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे ये सुनने में और पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस पे ध्यान देने वाली बात है कि ये माध्यम क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये माध्यम क्या है, आप पूछना चाह रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ कि माध्यम यहाँ पे कुछ नहीं है। ये होते हैं कि जैसे एक क्या माध्यम हो गया आपका, कि जो हमारी लाइट है वो कहाँ है, एयर में है, तो एयर क्या हो गया, हमारा मीडियम। ठीक है, जैसे अगर यही वाटर में है लाइट, तो वो कहाँ पे है, उसका मीडियम क्या है, वाटर। ठीक है, ऐसे अगर ये कांच के अंदर है, ग्लास के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये किसके अंदर, इसका मीडियम क्या है, उस लाइट का, वो है ग्लास। समझ में आ गया, यही माध्यम होते हैं। तो सॉरी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक माध्यम से अगर हम दूसरे माध्यम के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, क्या करना पड़ेगा, तो हमारी लाइट जो होगी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, हल्का सा टिल्ड हो जाएगी, मतलब जैसे जा रही थी उस अपनी दिशा से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। तो ये जो घटना है इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो नेक्स्ट लाइन है वो भी कह रहा है, दिशा बदलने के कारण दोनों माध्यमों में प्रकाश की गति भी अलग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से लाइट डालूं, तो ये लाइट क्या है, ये लाइट यहाँ पे तो गिरेगी, लेकिन इसके बाद में ये इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये हो सकता है जाए कैसे, ये इधर को झुक जाए। ठीक है, मतलब अपना रास्ता देखो यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो इसी को क्या, जो ये यहाँ पे फिनोमिना हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। यहां तक अभी आपको क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो एयर है, एयर क्या है, हमारा है कह सकते हो कि रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब व्हीलर माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट क्या हो जाएगी, बहुत तेज जाएगी, मतलब स्पीड इसकी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू हमारा ये वाटर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडियम कैसा है, डेंसर है, सघन है, मतलब ज्यादा इसमें वाटर है, तो ये रेजिस्ट करेगा कि नहीं करेगा लाइट को। समझ में आ गया होगा दूसरा पॉइंट। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देख सकते हो, वेट अ मिनट। यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, अब इस डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास क्या है, एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरा मीडियम है, इधर क्या है, डिफरेंट मीडियम है, दोनों अलग अलग मीडियम है। तो यहां से देख सकते हो कोई एक आपतित किरण गिरी, तो ये जो आपतित किरण गिरी है वो देखो जानी कैसे चाहिए थी, वो जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये क्या हो चुकी है, हल्का सा क्या हो चुकी है, मुड़ चुकी है, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ। इसका मतलब है अभिलंब की तरफ अगर मुड़ी है तो हमें पता चला है क्यों क्यों मुड़ी है, क्योंकि ऊपर वाला मीडियम कैसा है, विरल, और कैसा है, ये कैसा है, सघन। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, सघन का मतलब हार्ड मीडियम होगा। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट लिखना चाहूंगा। अगर अगर जो है लाइट, हमारी जो है लाइट, वो किसकी तरफ बेंड हुई है, बेंड हुई है अभिलंब की तरफ। किधर, अभिलंब की तरफ। तो समझ लेना वो किस तरफ से लाइट आ रही है, वो आ रही है विरल टू सघन। और अगर लाइट किसके दूर जा रही है, किससे, अभिलंब से, अगर लाइट क्या हो रही है, दूर जा रही है,
अभिलंब से, तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ से लाइट आ रही होगी? सघन से विरल की तरफ आ रही होगी। कोई दिक्कत है? नहीं है। यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो ये एंगल क्या है? ये एंगल है आई, और ये एंगल कौन सा होगा? आर। आपको पता है अपवर्तित किरण का एंगल क्या होगा? आर होगा, जैसे परावर्तित किरण में एंगल होता था। ठीक है, ये पृथककारी तल बताया जा रहा है। जैसे हमारा पृथककारी का मतलब दोनों जो मीडियम है उनका डिवाइड कर रहा है, वो तल है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ऊपर वाला कौन सा मीडियम है? विरल है। नीचे वाला कौन सा मीडियम है? सघन है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप भूल जाए तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख के दिया है। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे अपवर्तन के नियम देखेंगे कि कौन-कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा अपवर्तन के नियम है, जो आपत किरण है या आपतित किरण बोल सकते हो, और जो अपवर्तित किरण होती है, जो आपतित किरण पड़ी उसके बाद जो अपवर्तित हुई, थोड़ी-सी सीधे जानी चाहिए थी लेकिन हल्की-सी टिल्ड हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। और अभिलंब जो तीनों होते हैं एक ही समतल प्लेन में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। इस ये जो हमारा था परावर्तन का जब नियम पढ़ा था, यही सेम पढ़ा था, तो इसमें भी यही नियम रहेगा, तो दोनों में सेम है। लेकिन इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे पूछ रहे होंगे सर ये तल का मतलब क्या है? तो देखिए, जब कोई किरण यहाँ पे पड़ी तो ये इधर चली गई, तो ये क्या था? परावर्तन में था। लेकिन यहाँ पे कोई एक तल है, मान लिया ये कोई बीकर है, ठीक है? इसमें क्या है, मेरे पास बहुत सारा पानी है। अब यहाँ पे अगर लाइट पड़ेगी तो जाना कैसे चाहिए था? ऐसे चाहिए चाहिए था। है कि नहीं? लेकिन जाएगी कैसे? यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल खींच दूँ, मतलब अभिलंब खींच दिया, तो ये हल्का-सा अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला एंगल आई हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया? आर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे जो गई है लाइट, ध्यान देना, तो ये क्या हुआ कि देखो ये सीधी गई, तो ये देखो 2D प्लेन में, अगर मैं इसका प्लेन बनाऊँ तो ये कैसा है? 2D प्लेन में ही है। देखो, ये हम इसको किसमें नाप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं? 2D प्लेन में, ठीक है? ऐसे ही देख सकते हो, इसको भी अगर हम मेज़र करें, ये लाइन को देखो, तो ये इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, मतलब 2 ही प्लेन में, 2 2D प्लेन में हम क्या कर सकते हैं? इसको मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? एक ही तल में है। लेकिन इसके साथ में लंबाई, चौड़ाई अगर इसके साथ में जैसे ये होती है ना कि दूसरी साइड को चली गई, मतलब ये इधर को उधर जा रही है, लेकिन कभी मेरी तरफ नहीं आ गई ना टकराने के बाद, ये किसी तीसरी साइड में चली जाती है, तो ये कौन-सी? ये एक ही तल में नहीं होते। क्लियर हो गया? अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये ऊपर थे इसीलिए ये क्या होता है, ये जो दर्पण है इसके ऊपर ये लाइट हैं दोनों, और ये अभिलंब, इसीलिए इसको एक तल में बोलेंगे। तो फिर आपका यहाँ पे ये जो लॉजिक है, तो ये अपवर्तन में गलत हो जाता। समझ में आ गया? अगर आ गया तो हम यहाँ पे देखेंगे, जो पहला लॉ समझ में आ चुका है, तो हम यहाँ पे सेकंड वाला लॉ देखते हैं, जो स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या जो होगा, इसको हम साइन आई बोलते हैं। जो अपवर्तन कोण की ज्या है, साइन आर, हमेशा क्या होता है? एक नियतांक होता है, और जिसे ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपने ये वाली डेफिनेशन पढ़ ली, तो यहाँ पे आप अपवर्तन का दूसरा नियम की डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आपसे स्नेल का नियम पूछा जाएगा, तब भी आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, और कहता है अपवर्तनांक क्या है, तो अब भी आप यही डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो है, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है आई थिंक। हाँ, साइन आर अपॉन साइन आई लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा, साइन आई अपॉन आर होता है। क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। मैं अभी पीडीएफ में आपको चेंज कर दूंगा जब मिलेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, इसकी वैल्यू एक नियतांक होती है, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी जिसको हम म्यू बोलेंगे। और इस ये म्यू का फार्मूला भी होता है कि म्यू n2 अपॉन क्या हो जाएगा? n1। जो दूसरा माध्यम है, ये कोई दो माध्यम हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? दो माध्यम, एक ये माध्यम है, एक ये माध्यम है। तो इसको अगर मैं n1 मानूं, इसको n2 मानूं, तो ये n2 अपॉन n1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से लाइट आई वो उसको नीचे लिखेंगे, और कहाँ को लाइट जा रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। और n2 n1 क्या है? माध्यम है। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे हो गया, तो हम अपवर्तनांक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा-सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है? जो अपवर्तनांक है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात का माप होता है। जैसे n की वैल्यू, अगर आपको फार्मूला ये याद कर लेना कि जो वायु में प्रकाश की गति है वो c, और जो माध्यम में प्रकाश की गति है, जो कोई माध्यम होगा, वो उसमें जो प्रकाश की गति होगी उसको v जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है मेरे पास? ये है एयर। ये क्या है? एयर है। ठीक है? और ये क्या है? ये वाला माध्यम क्या है? वाटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी, ये एयर की स्पीड कितनी होती है? सी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लेकिन वहीं पे वी जो होगा, जो आपके यहाँ पे प्रकाश जो है वो वाटर में किस स्पीड से चल रहा है, वो आपको दिया जाएगा। हम सिंपल क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके न्यूमेरिकल हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है?
चलिए हम यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक भी देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे n21 लिखा है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? n21 लिखा होगा या 2n1 लिखा होगा, ठीक है? तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं? 2n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin i अपॉन sin r हो जाएगा, ठीक है? और ध्यान देना पहले माध्यम के सापेक्ष हमारा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसको पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे देखते हैं माध्यम परिवर्तन में दिशा का नियम क्या होता है? जैसे अगर विरल है मतलब रेयर मीडियम है, उससे अगर सघन माध्यम में जाने के कारण अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है? लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल के माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये लाइट जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की तरफ देखो हल्का सा मुड़ गई है। तो इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा विरल से कहाँ पे आया था? ये सघन में आ रही है लाइट, ठीक है? अगर ये सघन से विरल में जा रही है तो देखो ये जानी कैसे चाहिए थी? ऐसी, तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर चली गई है। ये आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख करके भी समझ जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा हम यहाँ पे कांच की पट्टी है जिसको ग्लास स्लैब बोलते हैं, उस पे कैसे अपवर्तन होता है वो भी देखते हैं। जब प्रकाश कांच जैसे पारदर्शी पट्टी से गुजरता है तो बाहर आने पर वह दिशा तो बाहर आने पर उसकी दिशा तो वही रहती है, लेकिन वह थोड़ा किनारे में खिसक जाती है। इसे पार्श्व खिंचाव या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। देखो ये इसकी दिशा क्या थी? यही थी। तो इसकी दिशा भी देखो बाहर निकला तो यही है। लेकिन ध्यान देना जब ये यहाँ पे पड़ा था, अगर ये लाइट मतलब ये हमारा क्या है, ग्लास नहीं होता तो इसकी, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे एक बार अगर ये लाइट नहीं होती तो ये कैसे जाती? कुछ इस टाइप से जाती, जाती कि नहीं जाती लाइट? लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे ग्लास है तो इसकी वजह से अपवर्तन हुआ, क्योंकि ये कौन सा माध्यम है? ये रेयर माध्यम है, मतलब विरल है। विरल से कहाँ पे जा रही है? सघन में जा रही है। तो सघन में जाएगी तो क्या हो जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक गई कि नहीं झुक गई? ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये क्या है? सघन है, ये फिर से एयर मिल गई, ये क्या है? विरल है, तो ये अभिलंब से दूर चली गई। समझ में आया ना? तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे देख सकते हो बाहर आने पे उसकी दिशा तो वही रही, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो गया? किनारे पे खिसक गई है। समझ में आया? तो ये आपको कांच का पट्टी जैसे पूछा जाएगा कि कैसा होता है, उसकी दिशा कैसी हो जाती है, वो कितना शिफ्ट होता है, तो वो आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा तो आप उसको लगाएंगे। तो बस मैंने ये बता दिया, आप थ्योरी थी ये आप पढ़ सकते हैं। वहीं पर थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्रांति का कोण क्या होता है। क्रांति कोण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जैसे मेरे पास कोई एक बीकर है, क्या है? ये बीकर है। अब इस बीकर में हमारे पास क्या होगा? पानी होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब इस पानी में ध्यान देना कि मैंने क्या किया, जैसे कोई एक लाइट डाली, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या किया, कोई एक लाइट यहाँ से डाली, यहाँ से अगर मैं लाइट डालूंगा तो ये लाइट यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अभिलंब बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो ये लाइट क्या होगा? सघन से कहाँ जा रही है? ये कौन सा मीडियम है? सघन है, ठीक है? आपको पता ही चल गया ये कौन सा मीडियम है? वायु, विरल है। तो ये सघन से विरल की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी? ये अभिलंब से थोड़ा सा जाना ऐसे ऐसे चाहिए था, लेकिन ये जाएगी कैसे? कुछ इस टाइप से जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? आपको समझ में आ गया? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान देना कि वेट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और अगर मैं इस लाइन को भी मिटा दूं, मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं लाइट को कुछ इस टाइप से डालूं, अब अगर मैं यहाँ पे बना दूं, फिर से यहाँ पे मैं अवलंब बनाऊं, तो ये क्या होगा? जिस लाइन से आई मतलब जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन ये क्या होगा? और इधर खिसक जाएगी कि नहीं खिसक जाएगी? वेट अ मिनट। और अगर मैं फिर से इसको मिटा दूं और यहाँ पे ध्यान देना, मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इस टाइप से लाइट डालता हूँ, ठीक है? तो ये क्या होगा? यहाँ पे हम मीडियम बना देते हैं, और तो क्या होगा? इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से थोड़ा दूर खिसक जाएगी। तो ये हो सकता है कि ये हमारी जो पानी की सतह थी उसके मतलब उतना टिल्ट हो जाए, मतलब ये आई और ये पानी की सतह पे चली गई, तो अभिलंब से ये कितने एंगल का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। कितना बना रही है? 90 डिग्री का बना रही है। वही कह रहा है, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जिससे क्या हो कि अभिलंब और जो लाइट अपवर्तित हो रही है उनके बीच कितना हो जाए? 90 डिग्री एंगल बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्रांतिक कोण, जिसका फॉर्मूला होता है साइन सी। सी क्या है? क्रांतिक कोण है, जिसमें म्यू1 क्या है? पहला माध्यम, और म्यू2 क्या है? दूसरा माध्यम है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, जो घना मीडियम है वो म्यू1 है, ये घना मीडियम है, और जो कम घना है जिसको विरल बोलते हैं वो हमारा म्यू2 है। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप क्रांतिक कोण समझ में आ जाना चाहिए। तो 90 डिग्री क्या होता है? जैसे ये कोई लंब एक दूसरे पे हो तो ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। जैसे मैंने हाथ किया तो ये देख सकते हो, ये जो हाथ है ये मैंने किया, तो इनके बीच में कितने एंगल का कोण बन रहा है? तो ये 90 का बन रहा है। समझ में आया? ठीक है। अगर आ गया है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी पढ़ेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, अगर कोई सघन माध्यम है उससे विरल माध्यम में जा रही है, मतलब पानी से किसमें, हवा में जा रही है, या कांच से पानी में जा रही है, मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ दो चीजें लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ यहाँ में क्या हुई? वायु और वाटर, पानी।
जल की बात करें तो इसमें सघन कौन है? सघन है जल और वायु क्या है? विरल है। अगर मैं कहता हूँ जल और मैं कहता हूँ कांच, इसमें सघन कौन है? कहोगे सर इसमें जल है विरल और कांच है सघन। अगर मैं कहता हूँ वायु और कांच में कौन सा विरल और सघन है? ये कहोगे विरल है और कांच क्या है? सघन है। समझ में आ गया? ठीक है। अगर आ गया है तो हम यहाँ पे ध्यान दें, जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण क्या होता है? क्रिटिकल कोण अधिक अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, तब प्रकाश पूरी तरह से वापस सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। देखो क्या हुआ कि मैंने, देखो क्या हुआ, जब थीटा सी जो क्रिटिकल एंगल था, मैंने बताया था कि क्रिटिकल एंगल है, उससे भी अगर हम ज्यादा एंगल हो जाए, ये वाला एंगल, ये जो किस एंगल पे क्या हुआ, 90 डिग्री बनाया, अगर उससे भी ज्यादा ये एंगल कर दोगे तो क्या होगी, लाइट पहले देखो थीटा नहीं था, वेट अ मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये मैंने डाला तो ये क्या हुआ, वेट अ मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने अगर ये डाला तो ये क्या होगा, अभिलंब से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी खिसक गई, ठीक है। फिर से मैंने डाला, अगर मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, जाना ऐसे चाहिए था और इधर खिसक गई। अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये इधर इधर जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन और खिसक गई। अगर मैं फिर से बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, जाना इसको ऐसे चाहिए था, ये मान लो बिल्कुल ऐसे चलने लगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन कौन सी हो गई, 90 डिग्री एंगल बन गया, मतलब क्रांतिक कोण। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और इसको करूं, मतलब इसका एंगल और बढ़ाया, तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये हो सकता है ये वापस आने लगे, ऐसा मीडियम आता है। ये मैं आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है, मैं यहाँ पे वीडियो आपको लगा के दे दूंगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, एनिमेशन, ठीक है। आई होप आपने ये एनिमेशन देख लिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या हुआ, कि ये जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये उसी माध्यम में लौट आई है, मतलब सघन से सघन में ही लौट आई, विरल में नहीं गई है। तो इसी जो फिनोमिना है, इसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पे जब हमारा क्रिटिकल एंगल से जो एंगल ज्यादा हो जाता है, उसी को क्या बोल, तब हमारे क्या होती है, लाइट उसी माध्यम में वापस लौट आती है। देखो डेंसर से डेंसर में ही आ गई, लेस डेंस मीडियम, मतलब रेयर में या विरल में नहीं गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक और डायग्राम बनाए जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से अगर हम सीधी डालेंगे तो किरण ये देखो सीधी तो जाएगी, तो ये सीधी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऊपर निकल जाएगी, कोई एंगल नहीं बनेगा, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, परावर्तित भी होती है, ठीक है। ध्यान देना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एंगल इसका बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा तो अब क्या होगी, ध्यान से देखना, मैं अगर इससे डालूंगा तो थोड़ा सा तो परावर्तित होगी, लेकिन ज्यादा पार्ट क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, ठीक है। कुछ पार्ट तो अब ये भी मैंने बताया था, मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास प्रकाश का परावर्तन था। अगर मैंने कोई लाइट डाली तो जैसे वो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होता है, लेकिन 100% भाग नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लाइट डाली तो ये क्या होगा, इसका अधिकांश भाग थोड़ी ना मतलब अधिकांश भाग क्या होगा, वेट अ मिनट, अधिकांश भाग क्या होगा, इधर अपवर्तित हो गया, क्योंकि जाना ऐसे चाहिए था, इधर हो गया, लेकिन कुछ भाग क्या होगा, परावर्तित भी हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे देखना, अगर मैंने यहाँ पे डाला तो वो अधिकांश भाग क्या होगा, इधर चला गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट, कुछ भाग क्या हो जाएगा, परावर्तित भी होगा। पार्सली पार्शियली बोलते हैं, मतलब कुछ भाग क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे अगर ये किरण डाली तो ये क्या होगा, देखो 90 डिग्री से अपवर्तित हो गई, लेकिन क्या हो जाएगा, जब ये इस टाइम पे आया तो यहाँ पे देख सकते हो, जब 90 डिग्री पे आया तो यहाँ पे कोई भी किरण क्या हुई, हमारी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। लेकिन अगर हम एक बार और थोड़ा सा एंगल को बढ़ा दिए, जब हमारा क्रांतिक कोण से एंगल ज्यादा हो गया, तो ये देख सकते हो इसी मीडियम में वापस लौट आई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी मीडियम, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है, जैसे पानी, हवा, कांच, कांच या पानी से हवा में जाए या कांच से हवा में जाए, तब ऐसा होता है। जैसे आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस या क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा लेंगे, वो मैंने यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। वहीं पे देख सकते हो आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, जैसे हीरे में चमक, आप हीरे में देखो लाइट डालते हैं तो उसका इतना क्रिटिकल एंगल ज्यादा बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, एक बार अगर लाइट चली गई तो आप अंधेरे में भी होते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हीरा होता है वो चमकता रहता है बहुत देरी तक। तो हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसलिए इसका नियतांक कोण बहुत छोटा होता है, और प्रकाश कई बार परिवर्तित होता है, इसलिए वो बार बार चमकता रहता है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, जैसे आपने जियो फाइबर देखा होगा, नाम सुना होगा, तो उसमें इस टाइप से, वेट अ मिनट, ऐसे पाइप होती हैं और उसमें लाइट कुछ इस टाइप से ट्रेवल करती है, समझ है। इससे क्या होता है कि यही जो लाइट होती है वही हमारे डेटा को ट्रांसमिट करती है। जैसे मृग तृष्णा, मिरज मिरज का नाम देखे होंगे, मैं यहाँ पे एक आपको लगा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मृग तृष्णा या मिरज क्या होता है।
गर्म सड़कों पर दूर से पानी जैसा दिखना, आप बाइक चला रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कहीं ना कहीं कि ये आगे पानी है, लेकिन जब आप वहां वहां पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि पानी नहीं होता है। तो ये भी एक फिनोमिना किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी गर्मियां होती हैं उस टाइम पे ये दिखता है, ठंडियों में नहीं दिखता, क्योंकि ऊपर की हवा क्या है, ऊपर की हवा हमारी ठंडी होती है, नीचे की हवा क्या हो जाती है, ज्यादा गर्म हो जाती है। और इसी की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमें ये चीजें दिखने लगती हैं। वो मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। और अगर आप इसका कमेंट करेंगे तो मैं इन पे मृग तसड़ा, ऑप्टिकल फाइबर या हीरे के चमक में इसका पूरा प्रैक्टिकली मैं बता दूंगा। और लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं, आप अगर चाहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो अगर आप यूट्यूब पे भी डालेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे गोलाकार लेंसेज की बात करेंगे, जो कि हमारी ये कह सकते हो कि इसी यूनिट में दूसरा पार्ट है। तो गोलाकार लेंसेज क्या होते हैं, लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप चश्मे में लगाते हैं वो भी एक लेंस है, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे आपको लेंसेज दिख जाते हैं, टार्च में लगे होते हैं जो कि लाइट को कन्वर्ज करते हैं। तो चलिए देखते हैं लेंस क्या होता है। एक पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब इधर से भी देख सकते हो और इधर से भी, दोनों तरफ से लाइट पास कर सकते हैं, लेकिन दर्पण में सिर्फ एक तरफ से हो सकती थी। जिनकी सतहें कैसी होती है, वक्र जैसी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये वक्र जैसी सतह होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे आपने मिरर्स देखे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के आते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस होता है। जैसे दर्पण होते हैं उत्तल अवतल, ऐसे ही ये उत्तल अवतल क्या होते हैं, लेंस भी होते हैं। तो उत्तल लेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। कैसे है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा दिख जाए, मतलब बीच में मोटा और साइडों में क्या है, पतला है, तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। देखो कुछ इस टाइप से। अगर आपको कहीं पे बीच में पतला दिख रहा है और किना सॉरी क्या, और हाँ, किनारों पे मोटा दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। ठीक है। तो ये इतनी आसान डेफिनेशन होती है। चलिए इसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान देना कि हम यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये अवतल दर्पण है। और ऐसे हमारे पास सॉरी उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है। ये क्या है हमारे पास, मैं फिर से बना लेता हूँ। ये क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक बिंदु, क्या बोलेंगे, प्रकाशिक बिंदु। जिसका लेंस का मध्य बिंदु होता है। जैसे इसमें मध्य बिंदु मान लो ये ओ है, इसमें कौन सा मध्य बिंदु है, ये ओ है, जी, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक बिंदु। और प्रमुख अक्ष क्या होती है, ओ से गुजरने वाली सीधी रेखा। अगर ओ से कोई जैसे दर्पण में डालते थे, ऐसे इसमें डाल देंगे। उसमें पी पॉइंट मुख्य ध्रुव होता था, इसमें उसी का नाम क्या हो गया, प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। मुख्य प्रमुख फोकस क्या होता है, प्रमुख अक्ष पर वह बिंदु जहां पर समांतर किरणें अपवर्तित होकर के मिलती हैं, उसी उन्हीं को क्या बोलते हैं। और या कनकेव में ऐसा लगता है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो या सच में मिले, तो वह बिंदु क्या होता है, वही बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मैंने कोई एक लाइन डाली, ठीक है, और ये यहाँ पे जाएगी, इसके बाद ये क्या हो जाएगी, इस टाइप से यहाँ पे क्या हो गई, कट गई। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट फोकस हो गया। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन इधर से डाली और ये इधर को कट कर, वेट मिनट, मैंने यहाँ पे डाली और उसके बाद में ये इधर को कट गई। तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोकस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो दो हमारे गोले के कटे हुए भाग से मिलकर के बना होता है। तो इसका इधर भी फोकस होगा और इधर भी फोकस होगा, समझ में आया ना। तो इसीलिए इसका नाम हम F1 और F2 दे सकते हैं, और कहीं कहीं पे इसका इसके F1 F2 की जगह पे F डैश और इसको F खाली दे देते हैं। F डैश या F1 F2 हो तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। तो देखना जहां पे F होता है उसकी दुगनी दूरी पे क्या होता है, एक C पॉइंट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ये F डैश है तो इसको F डबल डैश बोल दोगे, ये F है तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे F2 बोल देते हैं, ठीक है। F2 ऐसे करके नाम दे देते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ पे आप इसका नाम दीजिए F, वेट अ मिनट, यहाँ पे हम नाम देंगे F1 और इसको देंगे 2F1, ठीक है। इसको नाम क्या देंगे, F2, और इसको नाम देंगे 2F2, मतलब ये दो गुना F2 से है, इसीलिए 2F2 इसका नाम दे दिया। क्लियर है। ऐसे ही सेम इसमें अगर कोई यहाँ पे लाइट पड़ी तो ये क्या हो जाएगी, ये डाइवर्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इधर। तो हम इसको थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट कटा तो इसको क्या बोलेंगे, F। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक लाइट डाली तो ये क्या हो जाएगी, ये इधर को चली जाएगी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पे कट करेंगे, ये F। तो इसको क्या बोलेंगे, F1, इसको क्या बोलेंगे, F2, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2F2, और ये वाला यहाँ पे पॉइंट जो होगा इसको क्या बोलेंगे, 2F1, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फोकस के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में, प्रमुख अक्ष या मुख्य अक्ष या ऑप्टिकल सेंटर जिसको प्रकाशिक बिंदु बोलते हैं, सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। और ध्यान देना जो फोकस दूरी होती है वो O और F के बीच की दूरी होती है। मतलब ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O है और इससे इसकी दूरी जो होती है यही फोकस दूरी होती है, या इससे इसकी दूरी जो होती है यही फोकस दूरी होती है। ध्यान देना कि ये दोनों, जब ये वाले लेंसेज दोनों बराबर हैं तो इनकी फोकस दूरी भी कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। चलो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कुछ लेंसेस हैं जिनके हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। जैसे हमारे पास क्या होता था,
जो दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाते थे वैसे हम यहाँ पे भी प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमारी वस्तु अनंत पे होगी तब कैसा बनेगा, वस्तु 2f पे है तो कैसा बनेगा, वस्तु 2f पर है तो कैसा बनेगा, वस्तु 2f से बाहर है तो कैसा बनेगा, f और 2f के बीच, f पे है, f के भीतर है। तो ये जो 6 हमारे सिनेरियो जाते हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, जब हमारी वस्तु क्या है, इनफाइनाइट पे है, तो हमारी किरणें क्या होंगी, सीधी आएंगी बिल्कुल, ठीक है। तो ये सीधी आएंगी तो किस पॉइंट पे मिलेंगी, ये एफ पॉइंट पे मिलेंगी। समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो सीधी समांतर रेखा होती है, अभी मैंने बताया वो कहाँ पे मिलती है जाके, वो हमारी मिलती है जाके सीधे एफ पे। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ध्यान देना। यहाँ पे वेट मिनट, तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो बनेगा एफ पे बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि ये सच में कट कर रही थी लाइन ना, इसलिए। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट। अगर वस्तु 2f से तो दूर है लेकिन इनफाइनाइट पे नहीं है, मान लीजिए यही वस्तु, तो एक तो सीधी लाइन जो होगी वो f से होकर के जाएगी, पता था, ठीक है। और अगर मैंने कोई एक प्रकाशिक बिंदु से डाली, जैसे c पे डालते थे तो वो वापस नहीं जाती थी, ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। अगर कोई सीधी डाली तो ये सीधी निकल जाएगी। तो ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कैसा होगा, उल्टा होगा। साथ में ही ध्यान देना कैसा होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, F2 और F2, F2 और 2F2 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला। अगर वस्तु फोकस मतलब 2f पे है, अगर 2f पे है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो अगर 2f पे है तो ये एक तो सीधी लाइन जो जाएगी वो किससे, f से होकर के जाएगी, ठीक है। अगर जो o से डाली तो वो सीधी ही निकल जाएगी। तो ये जहां पे कट कर रही है वहां पे अगर मिलाएंगे तो 2f पे अगर इधर से बनाया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2f पे ही बनेगा। और साथ में कैसा होगा, बराबर होगा और उल्टा होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसा होगा, अगर 2f पे है तो 2f पर ही बनेगा, समान आकार का होगा और वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि अगर वस्तु 2f और f1 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगी, यहां से डालेंगे तो ये बिल्कुल f से होकर के जाएगी, यहां से डालेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा और साथ में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहाँ पे, 2f से दूर बनेगा। आसान था। ऐसे ही अगर f पे है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये f से जाएगी और ये o से जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे हल्का सा कम हुआ, ये कहीं ना कहीं लास्ट में इनफाइनाइट टाइम पे कहीं ना कहीं पे ये मिलेंगी। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वास्तविक होगा। और साथ में ये क्या होगा, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर वस्तु जो है, अगर वस्तु हमारी क्या है कि एफ से भी, एफ और ओ के बीच में है, तब क्या होगा, हम सीधे डालेंगे ये इधर से चली जाएगी। अगर हम इधर से डालें तो क्या हो जाएगी, इधर से चली जाएगी। तो कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे अगर ऐसा डालते हैं तो ये जो सिनेरियो है, यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे कम डिस्टेंस थी, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, कटेंगी नहीं। जब लाइन कटेंगी नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पीछे इसको बढ़ाएंगे। जैसा मैंने बताया, पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे कट कर गई, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो कैसा बना, आभासी बना, बड़ा बना, और कैसा बना, 2f से दूर बना। ये हमारी यहाँ पे जो है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं। ऐसे ही हमारे पास अवतल लेंस है, इसकी भी दो स्थितियां होती हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर वस्तु अनंत पे है, अगर वस्तु अनंत पे है तो एफ पे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे है तो ये इधर को चली जाएगी, अगर यहाँ से डाला तो ये इधर को चली जाएगी। तो ये क्या रहेंगी, यहाँ पे देखो एफ पे कट कर रही है, तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा क्योंकि मैंने लाइन को पीछे बढ़ाया है, छोटा बनेगा और एफ पे बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु किसी दूरी पे है यहाँ पे, तो यहाँ से जो किरणें आएंगी तो ये इधर चली जाएंगी, तो ये कहाँ पे, इधर कट कर रही होंगी। यहाँ से अगर डालेंगे ओ से तो सीधी निकल जाएगी, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, और एफ और ओ के बीच में ही बनेगा, एफ और ओ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे दो स्थिति थी, मैंने बता दी। ये सिमिलर है। जो हमारा उत्तल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है उसमें ये हमारा इक्वल होता है अवतल लेंस के लगभग में ज्यादातर, ठीक है, अवतल लेंस के होता है। और जो अवतल दर्पण है, जो अवतल दर्पण है वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, उत्तल लेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इनके उपयोग भी देख लेते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग क्या होता है, आवर्धक कांच, दूर की चीजों को साफ देखने का चश्मा, और सूक्ष्मदर्शी दूरबीन, कैमरा, प्रोजेक्टर, इन सभी चीजों में करते हैं। और उत्तल लेंस का यूज कहाँ करते हैं, पास की चीजें, पास साफ देखने के लिए। जैसे पास की चीजों को अगर साफ देखना है तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। दरवाजे के झिर्रियां, झिर्री लेंस, दूरबीन, चित्र छोटा करने वाला यंत्र, ये सभी चीजों के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। जैसे लेंस का फार्मूला, जैसे दर्पण का फार्मूला था, आपने पढ़ा था, क्या था, 1/f=1/v+1/u। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है 1/f=1/v-1/u। बस यहाँ पे
माइनस का साइन लग जाता है। तो यहाँ पे अगर लेंस के केसेस में आपको दूरियां दी जाएंगी तो आपको माइनस लगा करके निकालनी है। अगर प्लस के केसेस में दी जाएंगी, सॉरी, अगर दर्पण के केसेस में दी गई तो आपको प्लस लगा करके वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हो सकता है आप न्यूमेरिकल ना कर पाए, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊंगा तो आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं लेंस का सूत्र बताता हूँ, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f। जैसे आपने देखा होगा चश्मों में क्या होता है, कहते हैं कि मेरे 2 डिग्री का या 3 डिग्री का चश्मा लगा हुआ है, तो वही जो D है वही डायोप्टर होता है। और यहाँ पे ध्यान देना, पावर वो बताता है कि आपको कितने डिग्री का चश्मा लगेगा। आप में जो प्रॉब्लम होगी, दूरदृष्टि है, निकट दृष्टि है, उसी के हिसाब से आपको लेंस लग जाएगा, उत्तल और अवतल। और उसी के हिसाब से आपको क्या होना है, यहाँ पे जैसे कितनी दूरी से आपको यहाँ पे फोकस दूरी है उस जो लेंस की, वो आप यहाँ पे डालेंगे तो आपको पावर पता चल जाएगी। तो 1/f करेंगे, और वो भी कैसी होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो 100 से हम क्या करते हैं, ऊपर 100 अपॉन जो दूरी दी जाएगी उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आवर्धन की बात करें तो आवर्धन जैसे जैसे उसमें मैग्निफिकेशन के लिए क्या करते थे, जो हमारा प्रतिबिंब है एच डैश और जो हमारा वस्तु है, इनकी दोनों की जो डिस्टेंस है उसको हम निकालेंगे तो m के बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं h क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ऊंचाई, और h क्या है, जो वस्तु की ऊंचाई है, या हम उनकी दूरी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वस्तु की दूरी पता हो, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी पता हो या वस्तु की दूरी पता हो, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन कर सकते हैं। तो बस इतना ही था, ये जितने भी टॉपिक्स थे इसमें मैंने सभी आपको आई होप क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए मैंने ये पीडीएफ फ्री रखी हैं, तो आप जल्दी जल्दी से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। और ध्यान देना, जो ये चीज़ें हैं वो मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंसाइज़ वे में और बनाई हैं, जिससे क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर पाएँगे। और अगर आपको कोई भी जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कहेंगे तो मैं उसको बना दूँगा। तो आप ये ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर करना है कि आपको क्या चाहिए और कैसे वीडियोज़ लग रहे हैं, ठीक है? जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।